हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो स्टडी कर रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के रिलेशंस जो हैं वो हम लोग तीन मेजर हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। उनमें से दो मेजर हेडिंग्स जो हैं हमने कवर कर लिया और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। लॉ मेकिंग रिलेशंस कैसे हैं सेंट्रल स्टेट के, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं या फिर जिसको आप कहो अगर जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। अब हमें बात करनी है कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं। देखो, फाइनेंशियल रिलेशंस के टॉपिक को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है, जैसे अगर आप खुद से पर्सपेक्टिव बनाने को आओ ना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को सर हम बहुत और भी एस्पेक्ट्स के साथ पढ़ सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे जो रिश्ते हैं वो इन्हीं तीन मेजर हेडिंग्स के अंदर समा जाते हैं। लेकिन उनमें से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे नज़रिए की बात करो तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वाली बात आप मेरे साथ ऑल थ्रू द लक्ष्मीकांत सीरीज में देखते हुए आए हो, स्पेशली जब इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ टैक्स का चैप्टर करा, जब हम लोगों ने जीएसटी की बात करी, तो हम टैक्स की हेडिंग के अंदर जब भी अपने कोर्स में बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट पढ़े चाहे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़े, हम एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्फोसाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं हमेशा, और वो ये है कि राज्य की सरकारें अक्सर रोती रहती हैं कि केंद्र की सरकार उनके साथ जितना टैक्स बांटना चाहिए, जितना टैक्स से आने वाला रेवेन्यू बांटना चाहिए, वो उतना नहीं बांटती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की सरकार की जो तिजोरियां होती हैं, राज्य की सरकारों की हमेशा कंप्लेंट रहती है सेंटर से कि सेंटर को जितना हमारा खजाना भरना चाहिए, जितना वो अपना भरती है केंद्र की सरकार, उतना नहीं भरती है, और हमें बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में परेशानी और मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। हर्डल्स आते हैं हमारे रास्ते में। इवन राज्य की सरकारों राज्य की सरकारों की एक आपत्ति ये भी थी कि जब उन्होंने केंद्र की सरकार से कहा कि जब तुमने हमें आश्वासन दिया था साल 2016-17 में कि जब जीएसटी आएगा, मैंने आपको बताई थी पूरी कहानी कि राज्य की सरकारें वैसे ही नहीं मान रही थी जीएसटी वगैरह को लाने के लिए, लेकिन हमें फिर संविधान को अमेंड करना पड़ा, और अमेंड ऐसे ही नहीं हो गया। राज्य की सरकारें अगर चाहती तो अपने अपने विधानसभाओं में जो अमेंडमेंट बिल था उसको लैप्स कर, मतलब उसको पास नहीं होने देते। 50% जो कंसर्न होता है स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, लेकिन सेंटर ने उनको आश्वासन दिया था, एक विश्वास दिलाया था कि 5 सालों तक अगर तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है तो उसका भुगतान हम करके देंगे तुम्हें। लेकिन जब 2017 से लेकर अगर आप 5 साल जोड़ो तो वो होता है 2017 टू 2022, ठीक है। लेकिन उसके दौरान जो 2020 में पहली कोविड की वेव आती है और 2021 में जो दूसरी कोविड की वेव आती है, उसके चलते जो राज्य की सरकारों की जो तिजोरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो डिसिप्लिन लाया नागरिकों के बीच में कि ज़्यादा छुआछूत मत करो, दूसरों से दूर रहो, मास्क अनिवार्य है, मास्क पहन के नहीं जाओगे तो फाइन लगेगा, ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य की सरकारों ने ये सेंटर को बोला कि हमने इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च करा है, और जो हमने ज़्यादा लॉस उठाया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, एबनॉर्मल सर्कमस्टांस था, इसका भुगतान हमें आपको करना चाहिए। लेकिन सेंटर ने उस टाइम पर इस बात के लिए चुप्पी साध ली, क्योंकि सेंटर का ये कहना था कि ये लॉस तो हमने भी करा है। तो फाइनेंशियल रिलेशंस मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बता दिए। एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जब राज्य की सरकारें अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है जो कि टैक्स की फॉर्म में केंद्र सरकार को हमारे साथ बांटना चाहिए, वो फेयर तरीके से नहीं बढ़ता है। राज्य की सरकारें अक्सर इसी बात को लेकर रोना पीटना मचाती रहती हैं। दूसरी चीज, एक एबनॉर्मल सिचुएशन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस था कोविड का टाइम, कोविड की पहली लहर 2020 की और कोविड की दूसरी लहर 2021 की। उस टाइम पर जीएसटी के अंतर्गत करा गया वादा कि अगर किसी भी प्रकार का लॉस होता है 5 सालों तक केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों का भुगतान करेगी। इस चीज से भी जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो प्रभावित रहते हैं सेंट्रल स्टेट के। अगर हमें फाइनेंशियल रिलेशंस को समझना है और सेंट्रल स्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर हमें बात करनी है, और ये चैप्टर इट्स ऑल अबाउट, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर बात हो रही है फेडरलिज्म की, लेकिन अगर फाइनेंशियल रिलेशंस को अगर हम लोग बीच में लाते तो ये कैसा फेडरलिज्म बन जाएगा? फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। अब आप फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर जान लोगे इस चैप्टर में। अभी तक आप फिजिकल फेडरलिज्म का देखो,
आप एक ही एस्पेक्ट जानते हो, गलती आपकी नहीं है, पढ़ाई मैंने उतना है और हमारे सिलेबस में भी अभी उतना ही हुआ है। आप जीएसटी ही जानते हो सिर्फ, इसके अलावा फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाते हो। इस टॉपिक को करने के बाद जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस अभी 1-2 दिन लगाकर जब पूरा कंप्लीट करेंगे, अब आप फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में और मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख सकोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक, जो कि पार्ट 12 में गिवन है, ये वाले आर्टिकल्स, संविधान का जो पार्ट 12 है, वो डील करता है कि कैसे सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो चलने चाहिए। ठीक है, अब सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन चलने चाहिए, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पार्ट 12 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो आर्टिकल्स है 268 टू 293, उसको हम लोग कहते हैं दैट दे आर पार्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। बिसाइड दीज देयर आर अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट, जैसा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में भी ये वाली चीज़ पढ़ते हुए आए हैं, हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन में भी ये वाली चीज़ पढ़ी कि संविधान में कई सारी जगहों पर गिवन होती हैं बहुत सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस होते हैं जो कि सेम टॉपिक के साथ डील करते हैं। फिर चाहे आप लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करो सेंटर स्टेट के, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, या जिसको हम लोग हमारी लक्ष्मी में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, आप उनकी बात करो, या फिर फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करो। अब हम इसको अलग अलग हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशंस के डायमेंशंस पढ़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के डायमेंशंस पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से हम फाइनेंशियल रिलेशंस के डायमेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहला डायमेंशन है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है टैक्सिंग पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें जो हैं उनके पास टैक्स कलेक्टिंग पावर होगी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज का आंसर आप लोग जरा मुझे करो, क्या टैक्स कलेक्टिंग पावर लोकल गवर्नमेंट के पास या लोकल बॉडीज के पास भी होती है क्या? जब से 73rd और 74th अमेंडमेंट आया है, कुछ टैक्सेस वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट कर सकते हैं क्या, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल लोकल बॉडीज को निर्भर रहना पड़ेगा केंद्र सरकार और राज्य की सरकार से मिलने वाले डिवोल्यूशन ऑफ फंड से, एक प्रकार से जो उनके लिए भीख है, या फिर वो कुछ कुछ मैटर्स में इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स? क्या उनके पास ये पावर है, हाँ या ना? यस, बिल्कुल है श्रेया, गुड। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, अभी लोकल गवर्नमेंट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेंटर और स्टेट। ठीक है, लेकिन जैसा कि श्रेया ने जैद ने अभी बताया लोकल गवर्नमेंट के बारे में, उसको भी आप लोग याद रखना, अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला वाला पॉइंट है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवाई टैक्सेस ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि एन्यूमरेटेड है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर। और ये ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनका बेस बनाते हुए केंद्र की सरकार यूनियन लिस्ट में से उन सब्जेक्ट मैटर्स को निकालते हुए टैक्सेस इंपोज कर सकती है, टैक्सेस लेवाई कर सकती है। ये हैं 13 टॉपिक्स हैं से, उनकी एंट्रीज गिवन है, वो छोड़ो आप। उसके बाद जैसे कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि यूनियन लिस्ट में से किसी टॉपिक्स को निकालकर उन सब्जेक्ट मैटर्स पर टैक्सेस को लेवाई करना, सिमिलर प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्सेस को लेवाई करना ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स पर जो कि गिवन है स्टेट लिस्ट में, और ये कितने होते हैं, 18। यानी कि अगर कल को आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, ये भी एंट्रीज वाला ही होगा, हाँ ये भी एंट्रीज है, छोड़ो इसको। अगर कल को प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स यूनियन लिस्ट में जो गिवन है, यूनियन लिस्ट में जो गिवन है, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की अपने अपने डोमेन में टैक्स को लेवाई करने की एक्सक्लूसिव पावर, वो किसकी ज्यादा है? यूनियन लिस्ट के चलते पार्लियामेंट की पावर ज्यादा है, मतलब पावर ज्यादा इन द सेंस के ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करा जाता है विद रिगार्ड टू इंपोजिशन ऑफ टैक्स, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं अवेलेबल? तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने 13 और 18 को मार्क कर रखा है, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यूनियन लिस्ट की जो कैटेगरी है उनमें से 13 ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट जो है टैक्सेस लेवाई कर सकता है, लेकिन जहां पर अगर हम लोग बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो
स्टेट इसकी कैटेगरी में से 18 सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्सेस लिवाई कर सकता है। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कल को अगर आपको एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करे कि यूनियन लिस्ट में क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जो कि जिनके ऊपर टैक्स लग सकता है केंद्र के मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, आपका आंसर क्या होगा? यस। स्टेट लिस्ट में से कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है क्या जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसी व्यवस्था बनाए कि यस इनको टैक्स के दायरे के अंदर कवर करा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा करा जा सकता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट जहां पर ऐसे सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिनके ऊपर टैक्स इंपोजिशन तो छोड़ो, लेकिन जिनके ऊपर लॉ मेकिंग की पावर केंद्र सरकार के पास भी होती है, राज्य की सरकारों के पास भी होती है, लेकिन वहां पर कोई सब्जेक्ट मैटर क्या कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। देयर आर नो टैक्स एंट्रीज अवेलेबल इन द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन जो है इट इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। मतलब कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक्स गिवन है, राइटर आपको क्या कह रहा है? कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक्स गिवन है लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। टैक्स लगाने के ऊपर मतलब उनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य की सरकार के द्वारा कि उन टॉपिक के ऊपर उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके दूं, थोड़ा सा रिफाइन करके दूं, अब आप मुझे बताना कि आपका आंसर क्या होगा। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन जो है इट इज अवेलेबल विथ सेंटर एंड स्टेट with respect to normal legislation as well as with respect to administrative matters। अब आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि हमारा आंसर ये है, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें, फाइनेंशियल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में श्रेया कंकरेंट लिस्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक गिवन नहीं है जहां पर केंद्र या राज्य की सरकार उसको छेड़कर कल को टैक्स के लिए कानूनी व्यवस्था बना दे। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर जरूर गिवन है जिनके ऊपर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें मिलकर प्राची लेजिस्लेशंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम टैक्स लेजिस्लेशन, अपार्ट फ्रॉम वो वाले फाइका वो वाले लॉस जो कि टैक्स से डील नहीं करते हैं, और आर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी दोनों के दोनों ये देख सकते हैं, सेंटर और स्टेट। अब मैं दोनों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आर्यन हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर मयूर कंकरेंट लिस्ट की। जैद समझ में आ गया? निर्भय क्लियर है? ठीक है। बट 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, बताओ 101वां अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? जीएसटी। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स होता है? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कह सकते हैं हम इसको? बिल्कुल। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 का आया था, जिसको हम लोग आम भाषा में जीएसटी के नाम से जानते हैं, इट हैज मेड एन एक्सेप्शन जिसके अंतर्गत एक स्पेशल प्रोविजन बनाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि अभी राइटर आपको क्या बोल रहा था, अब अपनी बात से पलटी मार गया राइटर कि संविधान में कंकरेंट लिस्ट का कोई भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसको छेड़कर केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें लॉ नहीं बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, बाकी सारे मैटर्स पर लॉ बना सकती है, राइट? लेकिन हमें ये इसके साथ एक मयूर एक्सेप्शन क्या दे रहा है? प्राची क्या बोल रहा है? जीएसटी वॉज एक्सेप्शन, 101st अमेंडमेंट एक्ट वॉज एक्सेप्शन। अब मुझे क्या बताओ, जीएसटी का दायरा या जीएसटी को लाने के लिए श्रेया हमें कैसे ना कैसे कर कर राज्य की सरकारों को भी मनाना था, और क्योंकि ये फेडरलिज्म के एक एस्पेक्ट को बहुत गंभीर तरीके से टच कर रहा था प्राची, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, उसके लिए जरूरी हो गया था निर्भय कि हम संविधान में संशोधन लेकर आए, आर्यन अमेंडमेंट्स लेकर आए हम लोग, राइट जैद?
तो क्या हम बोल सकते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी में कानून बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि जितना हाथ सेंटर का इन्वॉल्व है उसके अंदर, उतना ही हाथ राज्य की सरकारों का भी इन्वॉल्व है। हाँ या ना? और जहां पर दोनों का हाथ इन्वॉल्व होता है, हम जानते हैं उसको संवैधानिक भाषा में हम लोग उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट का पार्ट। प्राची, ठीक है, ये वाली बात की गलत है? तो जीएसटी अपने आप में निर्वैर एक एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों श्रेया? हो गया ना? लेकिन जीएसटी के अलावा अगर कोई हमसे पूछे आज तक कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है क्या कंकरेंट लिस्ट में, जहां पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर या अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंकरेंट लिस्ट का एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट मैटर उठाकर लॉ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन? ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर मैं कहूं वो लॉ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जनरल लेजिस्लेशन अपार्ट फ्रॉम द टैक्स, ये स्टेटमेंट ठीक होगी कि गलत होगी? सही होगी ना? अब आप देख रहे हो कि आपका फिजिकल फेडरलिज्म का टॉपिक कितना ज्यादा रिफाइन होता चल रहा है। अभी तक आप सिर्फ जीएसटी को सुनते आए थे, आपने अब ये जान लिया कि जीएसटी तो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। फिजिकल फेडरलिज्म हमें 3 कंटेक्स्ट में पढ़ना होता है। यूनियन लिस्ट, जहां पर पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। स्टेट लिस्ट, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स है, 18 है उसके पास, एज कंपेयर टू पार्लियामेंट के पास जिसके पास सिर्फ 13 है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी एस्पेक्ट में। हम यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। amongst the entire gamut, amongst the entire range of the subject matters which are given in union list and state list, उनमें से कह रहा है कि यूनियन लिस्ट में 13 सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स के लिए कानून बनता है। स्टेट लिस्ट में से कह रहा है जितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनमें से 18 सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स के रिलेटेड कानून बनता है। कंकरेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स के लिए कानून बने नहीं है। एक एक्सेप्शन लेकिन क्या थी? जीएसटी। उसके लिए भी हमने किसी सब्जेक्ट मैटर को अंधाधुंध ऐसे ही नहीं पकड़ लिया, हमने सबसे पहले जाके संविधान का संशोधन करा। क्यों करा? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में अगर किसी का लॉ मेकिंग का हाथ होता है और टैक्स एक गंभीर मुद्दा होता है जो कि फिस्कल फेडरलिज्म को प्रभावित करेगा, यहां पर कंकरेंट लिस्ट में हर एक कानूनी व्यवस्था के ऊपर केंद्र सरकार का भी हाथ होता है, राज्य की सरकारों का भी हाथ होता है। अब कल को ऐसा नहीं चाहते थे हम लोग, हमारे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम लोग कल को मतलब ये सरकारें ऐसा नहीं चाहती थी कि सेंटर अपना कोई और लॉ बना रहा है, स्टेट कोई और लॉ बना रही है विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट की कोई भी मैटर्स जिसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व हो। हम एक सिंक्रोनाइजेशन चाहते थे, हम एक यूनिफॉर्मिटी चाहते थे। इसलिए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को बनाया और आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, बड़े सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस जो सब्स्यूम होने वाले हैं तुम्हारे जीएसटी के अंतर्गत, तुम्हारा कैसा भी करके टैक्स जो करेक्शन अमाउंट है वो सफर नहीं करेगा। 5 साल के लिए हम तुम्हें खुद आश्वासन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का लॉस होता है तुम वो भुगतान हमसे करना, हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन बस एक डिबेटेबल बात आ जाती है, कोरोना की पहली वेव और कोरोना की दूसरी लहर। बस दिस अमेंडमेंट हैज कन्फर्ड कंकरेंट पावर्स अपॉन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संशोधन ने क्योंकि फिस्कल पैटर्निज्म को प्रभावित कर रहा था और दोनों लॉज अपने अलग अलग ना बनाए, हम सिंक्रोनाइजेशन चाहते थे, हम यूनिफॉर्मिटी चाहते थे, इसकी वजह से हमने संविधान को अमेंड करा। क्योंकि अमेंडमेंट इस प्रकार से था, ये आर्टिकल 368 का स्पेशल वाला पार्ट जिसके अंदर हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी हमें चाहिए होती है, तो राज्य की सरकारों ने इसको ऐसे मान लिया क्योंकि केंद्र की सरकार ने उनको 5 साल के लिए लॉस मेकिंग के लिए आश्वासन दिया, और ऐसे करके जीएसटी जो है वो लाइमलाइट में आता है, वो पिक्चर में आता है एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया वाला टॉपिक? तो इन दिस रिगार्ड 101st Amendment Act of 2016 inserted a new article known as 246A, जिसको हम आम भाषा में क्या कहेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101st Amendment Act जो हुआ उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ 246A के नाम से। श्रेया, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जीएसटी के अंदर अलग अलग प्रकार की टैक्स स्लैब्स होते हैं, क्या 0% भी है क्या वहां पर गिवन मौजूद है? बिल्कुल।
उसके बाद रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन, दैट इज पावर टू इम्पोज टैक्सेस नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। आप जानते हैं ना रेसिडुअरी पावर क्या होती है, जो कि 7 शेड्यूल से परे होती है, 7 शेड्यूल से दूर होती है। क्या रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं वो किसी भी लिस्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट का 7 शेड्यूल का पार्ट होते हैं क्या? नहीं ना। रेसिडुअरी सब्जेक्ट मैटर्स को हमेशा देखने का काम कौन करता है? ओनली सेंटर, है ना। तो वो कह रहा है कि रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर्स जो कि कहीं पर भी गिवन नहीं है। यूनियन लिस्ट में बताओ कितने सब्जेक्ट मैटर गिवन है? 13। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर है जिनके ऊपर टैक्स रिलेटेड लॉज बन सकते हैं? 18। कंकरेंट लिस्ट में कितना? सिर्फ एक, और वो भी एक्सेप्शन के तौर पर आया, जीएसटी। अब इसके अलावा कोई केंद्र मतलब कोई हमारे देश में ये नीड फील हो कि एक नया फॉर्म का टैक्स लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रेसिडुअरी पावर है टैक्सेशन की, दैट इज पावर टू इम्पोज ऐसे टैक्सेस जो कि ना यूनियन लिस्ट में गिवन है, ना स्टेट लिस्ट में गिवन है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में गिवन है। तो ये वाली पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास। और आप इसको क्या कहोगे पॉलिटिकल लैंग्वेज में? पार्लियामेंट के पास। इस प्रोविजन के चलते पार्लियामेंट ने क्या कोई ऐसे टैक्सेस इंपोज करें जो कि किसी भी लिस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है? जी हाँ, करें। ये 3 नाम याद रखना, ये आपको प्रीलिम्स के अंदर क्या कहते हैं क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पार्लियामेंट ने इंपोज करा इसके चलते गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। यानी कि कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए, 2 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है कि रेसिडुअरी टैक्सेशन जो कि तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी गिवन नहीं है, ऐसे किसी 3 सब्जेक्ट मैटर को इनमें से चूज करो। तो गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स, इसकी पावर किसके पास लाई करती है? दूसरे तरीके का क्वेश्चन पार्लियामेंट के पास। और अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स कौन से सब्जेक्ट मैटर को टच करते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या फिर रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन जिसके लिए लॉ मेकिंग की प्रक्रिया सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। तो बताओ, क्या ये 7 शेड्यूल का पार्ट है ये तीनों तरह के टैक्स? नहीं। क्या ये किसी सब्जेक्ट मैटर को टच करते हैं क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में से? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे बताओ, इस टॉपिक में से अगर मैं आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अब मुझे बताओ कि प्रैक्टिस कितनी है, एनालिसिस कितनी है अभी तक की डिस्कशन जो हमने आज करी है। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मैटर के टॉपिक्स किसके पास हैं ऐसे सब्जेक्ट मैटर को चुनने के लिए जहां पर टैक्स से रिलेटेड लॉज बनाए जा सकते हैं? स्टेट के पास कितने गिनती के? नहीं, श्रेया स्टेट के पास है। देखो यहां पर, देखो स्टेट लिस्ट में इसके पास है 18, यूनियन के पास सिर्फ 13 है, ठीक है ना। उसके पास स्टेट के पास 18 है, ठीक है। स्टेट के पास है सबसे ज्यादा। उसके बाद मुझे बताओ, कंकरेंट लिस्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक है क्या जिसके ऊपर कानून बन सकता हो विद रिस्पेक्ट टू टैक्स? मतलब इन जर्नल तो गिवन नहीं है, लेकिन 2016 में एक संशोधन, एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा करा जरूर गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा? जी हां, अब है। क्या कहोगे आप? है। कितना है ऐसा मैटर? कितने ऐसे मैटर? एक है। नाम क्या उस मैटर का? जीएसटी। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर टैक्स बनाना हो और वो ना ही यूनियन लिस्ट में गिवन हो, ना ही स्टेट लिस्ट में गिवन हो, ना ही कंकरेंट लिस्ट में गिवन हो, हम उसको नाम क्या देंगे? रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन या फिर रेसिडुअरी टैक्सेशन। ओके। और उसकी पावर किसके पास होगी लॉ मेकिंग की? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसे मुझे 3 टैक्सेस के नाम बताओ जो कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर को टच नहीं करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में से, लेकिन जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने रेसिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन की विंडो का इस्तेमाल करते हुए वो टैक्स इंपोज करे हैं, क्योंकि उसका दायरा सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, लेकिन वो लिस्ट सिस्टम के पार्ट नहीं है, किसी भी टॉपिक को टच नहीं करते, ना ही किसी से मैच करते हैं। नाम बताओ। वेल्थ टैक्स,
गिफ्ट टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स गलती मत कर देना कोई भी, एंटरटेनमेंट टैक्स मत लिख कर आ जाना फ्लो में, एक्सपेंडिचर टैक्स है, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट टैक्स लिख कर मत आ जाना गलती से, एक्सपेंडिचर है ये, वेल्थ है और गिफ्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद ये तो कुछ आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइटर आपको बोल रहा है, इट ऑल्सो ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पावर टू लेवाई एंड कलेक्ट अ टैक्स एंड द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड ऑफ द टैक्स सो लेवाइड एंड कलेक्टेड। दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। एक तो पावर टू लेवाई टैक्स, टैक्स को इंपोज करना। दूसरी चीज, अगर जहां पर इंपोजिशन हो रही है तो फिर पावर टू कलेक्ट टैक्स। या फिर तीसरी चीज, अगर आप मानो, अगर हम इन सारे वर्ड्स को अलग कर दें, पावर टू एप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स जिनको लेवाई करा गया था और जिनको कलेक्ट करा गया। यहां पर कीवर्ड क्या है? यहां पर कीवर्ड है पावर टू एप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? पावर टू लेवाई, क्या ये वाला काम फर्स्ट हैंड हो रहा है? डायरेक्टली हो रहा है कि इनडायरेक्टली हो रहा है? डायरेक्टली हो रहा है। पावर टू कलेक्ट डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? कलेक्ट। डायरेक्ट है। अब तीसरा कीवर्ड समझो ध्यान से, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कोई एक अथॉरिटी है हमारे देश में, एग्जांपल के लिए मान लो, एक कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूं कि ये जो पर्सन है ये झोली फैलाकर खड़ा हुआ है, कटोरा लेकर खड़ा हुआ है कि टैक्स लेवाई किसी और ने करा, कलेक्ट किसी और ने करा, इसको सिर्फ मिल रहा है, ये सिर्फ झोली फैलाकर उसके अंदर वो रुपए जो है वो समेट रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यूनियन के पास हमेशा कौन सी पावर होगी? लेवाई की, कलेक्ट करने की, या फिर बोथ? बोथ। स्टेट के पास कैसी पावर होगी? लेवाई की, कलेक्ट करने की, एप्रोप्रिएट करने की, हर तरह की। क्या? बिल्कुल हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लेवाई कर सकता है, राज्य की सरकारें कर सकती हैं, इंपोज कर सकती है टैक्स। किसी भी तरीके का टैक्स कह रहा हूं मैं, किसी भी तरीके का पावर है, कलेक्ट करने की पावर है, और उसके बावजूद भी सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करे उसको अपनी झोली में गिराने की पावर है। बिल्कुल है। अरे क्यों, सेंटर बांटती नहीं क्या? नहीं, कौन कह रहा है? सेंटर बांटती नहीं क्या अपना टैक्स का वो प्रोसीड्स? लेकिन सेंटर क्या हर एक चीज शेयर करता है क्या स्टेट के साथ विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस? नहीं। दो ऐसी चीजों के नाम बताओ जो कि सेंटर भर भर के कलेक्ट करता है राज्य की सरकारों को, लेकिन उसकी एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं होती है। शाबाश। सेस एंड सरचार्ज, कॉमनली दे आर नोन एज टैक्स ऑन टैक्स। तो फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, लेकिन उससे जो इनकम प्राप्त होती है सेंटर को, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल एक और पूछना चाहूंगा। ये जो सेंटर के पास, मान लो अभी हम
टॉप लेवल से ही शुरू करेंगे इसको, इस टॉपिक को करना। हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करेंगे इसके, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच नहीं, क्योंकि बॉटम अप्रोच वैसे भी नहीं होती हमारे देश में। हमारे देश में क्या ज्यादा ऐसा होता है, लोकल गवर्नमेंट सारा टैक्स कलेक्ट करे, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के साथ बांटे। ये टॉप डाउन अप्रोच ही चलता है ना हमारे देश में, फिजिकल फेडरलिज्म का कंसेप्ट, राइट। वो अलग बात है कि अपने अपने दायरे के अंदर कुछ कुछ टैक्स के मैटर्स ऐसे हैं जो कि राज्य की सरकारें भी लगा सकती हैं और लोकल बॉडीज भी लगा सकती हैं। ज्यादातर ऐसे किसके पास सब्जेक्ट मैटर्स हैं अगेन, स्टेट के पास कितने हैं 18, केंद्र के पास कितने हैं 13, और दोनों के पास कंबाइंडली कितने हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, एक है जीएसटी बस। और स्टेटोरी में कितने हैं, अरे 3 है, गिफ्ट वेल्थ और एक्सपेंडिचर टैक्स, ठीक है। ध्यान से समझो प्लीज इस चीज को। हाँ, मेरा आपसे सवाल ये था कि मान लो जो टॉप डाउन अप्रोच है, मान के लो चलेगी ऐसे टॉप डाउन अप्रोच, पहले सेंटर कलेक्ट करेगी पैसा, उसके पास इनकम टैक्स को कलेक्ट करके, इस एग्जांपल को पकड़ लेते हैं कि इनकम टैक्स का जो पैसा है वो केंद्र की सरकार ने कलेक्ट करा, लिवाई भी उसी ने करा था। दोनों चीजें देखो, जो लिवाई करेगा वो कलेक्ट करने की पावर भी रखेगा। लिवाई और कलेक्शन जनरली आपको सेम ही देखने को मिलेगा कि जो लिवाई कर रहा है वो कलेक्ट भी वही कर रहा है। लेकिन अब जो इससे इनकम जो प्राप्त हुई है, जो प्रोसीड्स है, मतलब जो बोरियां भर गई हैं, तो जो तिजोरी भर गई है, सेंटर इस तिजोरी के पैसे को बांटेगी ताकि राज्य की सरकारों की भी तिजोरी जो है वो बढ़ सके। मुझे आपसे उस बॉडी का नाम जानना है जो कि ये रिकमेंड करता है हमारे देश में कि किस हिसाब से बटेगा, कैसे बटेगा वो पैसा जो कि केंद्र की सरकार ने कलेक्ट कर रखा है राज्य की सरकारों के पास, और वो राज्य की सरकारों से होता हुआ लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा। टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, वो बॉडी किस रेशियो में क्या रिकमेंड करती है, कैसे नहीं करती है, वो तो वो बॉडी जाने। लेकिन उस बॉडी का नाम बताओ। फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या एक परमानेंट बॉडी है क्या, हमेशा सदाबहार टिकी ही रहती है क्या, चलती रहती है, इसका कोई दफ्तर है कि मतलब सदाबहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह है ही, पार्लियामेंट की हाउस की तरह है ही, विधानसभा विधान परिषद की तरह है ही, ऐसा कुछ है नहीं। हर कितने साल में इसका गठन होता है, 5 ईयर्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट हैज प्लेस द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट्स। याद रखना, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान ने कुछ बंदिशें लगा रखी हैं स्टेट्स की टैक्सिंग पावर के ऊपर। वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये बोल रखा है विधानसभा विधान परिषद को संविधान ने कि यस यू कैन इंपोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स and employments, but total amount of such taxes payable by any person should not exceed 2,500 रुपए पर एनम। टोटल अमाउंट ऑफ सच टैक्सेस पेबल बाय एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड 2,500 पर एनम। ओरिजिनली ये जो लिमिट थी ये सिर्फ 250 रुपए पर एनम थी। हमारे देश में बाद में 60th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1988 का, जो कि इसको 250 से कर देता है 2,500। ऑब्वियसली बात है आगे चलकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की चेंज हुई, उनकी इनकम वो चेंज हुई, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो पहले वाला पॉइंट क्या कहता है कि संविधान जो है वो किस प्रकार की बंदिशें लगाता है स्टेट्स के ऊपर। पहला वाला पॉइंट ये कहता है जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है टू इम्पोज टैक्सेस। अच्छा, हाउ कैन स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज टैक्स? ऑब्वियसली बात है थ्रू मेकिंग अ लॉ ऑन इट, एक लेजिस्लेशन बनाकर, ठीक है, प्रोफेशंस के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, कॉलिंग्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लेकिन जो टोटल अमाउंट है इस तरीके का टैक्सेस का जो कि एक पर्सन को पे करना पड़ेगा, इट शुड नॉट एक्सीड 2,500 पर एनम। मतलब आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उसको 2,500 रुपए पूरे सालाना ही ऐसा कोई टैक्स देना पड़े, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अदरवाइज पर्सन विल बी डिस्करेज ना कि हम ये प्रोफेशन क्यों परस्यू करें, ये धंधा या रोजगार का साधन या व्यापार का साधन क्यों दूर है, ठीक है।
और आप जानते भी हो सेंटर हमेशा वही टैक्स स्लैब खुद के कलेक्शन के लिए भी रखता है, बनाता है। और यहां पर इसने जो बंदिशें लगा रखी हैं, जैसे सेंटर ने तो नहीं लेकिन संविधान ने लगा रखी हैं, ताकि देखो टैक्स जो कलेक्ट करा जाए वो फेयर तरीके से करा जाए। समझ रहे हो? फेयर तरीके से करा जाए। फेयर तरीके से ऐसे, क्योंकि अगर टैक्स की दरें कम होंगी या फिर यहां पर 2,500 रुपए, अब एक बार बताओ, ये किसी के ऊपर बर्डन पैदा करेगा क्या? 2,500 रुपए सालाना। अगर कोई एक पर्सन अच्छे प्रोफेशन में, व्यापार में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, 2,500 रुपए सालाना किसी के ऊपर बर्डन पैदा करेगा क्या? एज सच इतना ज्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते कि बर्डन बिल्कुल ही पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है किसी के पास जो है, जो कहने के लिए वो पर्सन ट्रेडिंग रिलेशंस के अंदर, ट्रेडिंग रिलेशन थी, मतलब व्यापार वगैरह के अंदर इन्वॉल्व था, जो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन जो उसको ओवरऑल जो ट्रेड से जो मतलब मिल रहा था वो फायदा नहीं, वो नुकसान ही मिल रहा था, वो क्रेडिट साइड में नहीं था, वो डेफिसिट साइड पे ही था। ये हो सकता है। तो 2,500 रुपये सालाना भी ऐसे केस में जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, लेकिन संविधान ने इसका मतलब एक फेयर रेट लग रखा है, पहले 250 था फिर 2,500 कर दिया क्या, थ्रू 60th अमेंडमेंट एक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग 2 केसेस। अगर 2 केसेस हो जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फिर टैक्स नहीं लगा सकता ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से हैं वो 2 केसेस? जहां पर जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट। उस राज्य की सरकार का कुछ लेना देना है ही नहीं उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से, क्योंकि वो उसके राज्य के बाहर से वो वाली प्रक्रिया हो रही है, तो क्यों भाई टैक्स इंपोज करेगा? ठीक है, अगर सप्लाई बाहर से हो रही है। दूसरी चीज, वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक लाइन में लिखा हुआ है आउटसाइड द स्टेट और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें फर्क क्या होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर आउटसाइड द स्टेट? कंट्री के बाहर से होता है। अब एक बात बताओ, कोई चीज कंट्री के बाहर से अगर आ रही है तो किसी ना किसी राज्य में तो शामिल होगी ना, वो कोई ना कोई सर्विस या गुड जो है कहीं तो टिकेगा, कि सारा सामान दिल्ली ही रखा जाएगा? बताओ। अब जैसे हम लोग जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से तेल मंगवाते हैं, हमने अंडरग्राउंड टर्मिनल्स बना रखे हैं साउथ इंडिया में जहां पर स्टोरेज टैंक्स हैं। अब इसका मतलब यह कि दिल्ली एयरपोर्ट पे नीचे वो स्टोरेज टैंक्स बना दिए जाएंगे, जो हम सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन सब से जो तेल जो मंगा रहे हैं हम लोग, क्रूड ऑयल जो मंगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अब आपके लिए जानने वाली बात यह है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कुछ बंदिशें जो है वो लगा रखी हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट चाहेगा ना वो फेरबदल कर सकता है। इस टॉपिक का मतलब ये कतई नहीं है कि जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ो या खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ो तो आप इसको थंब रूल की तरह मानकर बैठ जाओ कि ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल ही कर ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्ट्रिक्शन स्टेट्स के ऊपर लगा रखी है। केंद्र की सरकार संविधान को संविधान में संशोधन लाते हुए, अमेंडमेंट लाते हुए, या फिर मतलब केंद्र की सरकार के अंदर, मतलब कहने का मतलब है मेरा पार्लियामेंट फेरबदल कर सकता है। अब जैसे यही देख लो, ये 250 पर एनम था प्रोफेशन ट्रेड या फिर उसके ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के ऊपर जो टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, ये वाली बात थी 250 रुपये पर एनम की। बाद में 60th अमेंडमेंट एक्ट आया, संविधान के अंदर फेरबदल करा गया 1988 का, 2,500 पर एनम हो गया कि नहीं हो गया, महंगाई भत्ते वगैरह को देखते हुए, यानी कि इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इतने सालों में बढ़ गई जब से संविधान हमारा बना था तब से लेकर 1988 तक। तो 1988 ही है ना ये, हाँ 1988 60th अमेंडमेंट एक्ट। फर्दर, पार्लियामेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग। मैंने अभी आपको बोला ना, देखो संविधान ने कुछ बंदिशें लगा रखी हैं, लेकिन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। संविधान किसके ऊपर बंदिशें लगा रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, लेकिन किसको पावर दे रहा है कि तुम बना लेना प्रिंसिपल्स इन चीजों के ऊपर?
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पार्लियामेंट। अब ये जो प्रोविजंस हैं दे आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 286, जिनको अमेंड कर दिया गया था बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है इट कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but no tax can be imposed on the consumption or sale of electricity which is consumed by the center or sold to the center, consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the center, या फिर कोई भी कंसर्न रेलवे कंपनी हो, या फिर जो बिजली सेंटर को बेची गई हो, रेलवे कंपनी को बेची गई हो, ऐसे किसी पर्पज से। यानी कि तुम टैक्स लगा सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, लेकिन अगर उस बिजली का लेना देना सेंटर या फिर रेलवे नेटवर्क के साथ है, ये ऐसी रेलवे कंपनी जिसको सेंटर देख रही है, तो राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद या राज्य की सरकारें, उनको फिर पीछे धकेल दिया जाएगा कि अब तुम इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिजली का उत्पादन, इस बिजली की सप्लाई का लेना देना सेंटर या सेंटर के साथ एसोसिएटेड किसी कंपनी का, लाइक रेलवे कंपनी या ऑपरेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क एज सच। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स इंपोज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड या वाटर इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर या फिर रिवर वैली। जब पार्लियामेंट ने एक ऐसी अथॉरिटी बना रखी है जिसकी वजह से अगर इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं या रिवर वैली कोई प्रोजेक्ट्स हैं और वहां पर ये जरूरी है कि पानी और बिजली का उत्पादन, उसकी सप्लाई, उसका जनरेशन, उसका कंजम्पशन जो है वो जरूरी है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर बनाएगा, अगर उसको इफेक्ट में आना है, अगर उसको इंप्लीमेंट होना है, अगर उसका एग्जीक्यूशन होना है, इट शुड बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और उस पे हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर राष्ट्रपति देंगे। अब देख रहे हो कितनी गहराइयों में जाकर फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बातें कर रहा है। तभी मैं आपसे बोल रहा था जो तितर बितर करके जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में, गवर्नर के चैप्टर में, पार्लियामेंट के चैप्टर में आधी अधूरी समझाई गई थी ना, इसमें एक जगह पर वो कंसोलिडेटेड मोड में आपके पास मिल जाती है आपको। ये ज्यादा डेप्थ लेवल के एनालिसिस का चैप्टर है, इसलिए लक्ष्मीकांत को पढ़ाने का तरीका मेरा अलग रहता है। मैंने पहले सेंटर्स के चैप्टर टच करवाए आपको, अभी तक मैंने आपको लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया क्योंकि आप जान गए हो वो मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ पढ़ा जाता है। ये जो इसका यूनिट 2 है, जिसमें यूनिट 2 के अंदर हम ये सारे चैप्टर्स जो कवर कर रहे हैं, इसको मैंने प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जुडिशरी के ऑर्गन्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सबके बाद मैंने करवाया इसको। उसका रीजन ये कि अगर मैं आपको इनिशियली ये करवा देता ना, तो मुझे बहुत बातें आपको फिर समझानी पड़ती। लेकिन आई होप आप में अभी तक इतनी मेच्योरिटी है कि आप रिवाइज करके बैठे हो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह को, तो आपको चीजें मतलब समझ में आ रही होंगी। वो आपका बेस है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है वाले चैप्टर का। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लेवल पर आता है चैप्टर। इसका ऑर्डर लक्ष्मीकांत ने गलत दे रखा है कि शुरू में पुट कर रखा है इसे, जबकि बहुत वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का इन टर्म्स ऑफ किसके अंदर तिगड़म बहुत सारी है। एक एनालिसिस को करने जाओ, उसकी इतने किंतु परंतु के आसपास निकल आते हैं कि जब तक आप 14 पेज आगे बढ़ोगे तो शुरू में आपने क्या पढ़ रखा था उन 14 पेजेस के बारे में भूल जाओगे। बहुत इंटेंस रिवीजन मांगता है ये वाला चैप्टर, इंटेंस रिवीजन। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ये हमारा हो गया था पहला एस्पेक्ट, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। उसके बाद
टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मैंने आपको ये लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे राज्य की सरकारें रोना गाना मचाए रहती हैं केंद्र की सरकार के सामने कि टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा फेयर तरीके से। जो 80th अमेंडमेंट एक्ट है साल 2000 का, और 101st अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, जिसको हम आम भाषा में जीएसटी कहते हैं, इन्होंने इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे कि किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में। 80th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको इनेक्ट करा गया था ताकि जो 10th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इफेक्ट में लाया जा सके। मुझे आपसे ये जानना है अभी करेंटली साल 2024 में कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 80th अमेंडमेंट एक्ट was enacted to give effect to the recommendation of 10th फाइनेंस कमीशन। कमीशन ने ये रिकमेंड करा था 10वीं फाइनेंस कमीशन ने that out of the total income obtained from certain central taxes and duties, 29% जो है वो स्टेट के पास जाना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इससे हिंट लेकर इंस्पिरेशन लेकर ये सीखो कि फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंड करा होता है कि किस प्रकार से टैक्स जो है वो डिवाइड होना चाहिए, टैक्स के जो प्रोसीड्स है जो इनकम है वो कैसे डिवाइड होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका एक एक परसेंटेज का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2018 का प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था और मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अंदर तो डायरेक्टली उसने परसेंटेजेस ही पूछ रखी थी। यहाँ पर मुझे मिल ही रहा है, उसकी हेडिंग तो कुछ ऐसी थी, लेकिन 2018 का क्वेश्चन था इतना श्योर है, और मैं आपको किसी एक लेक्चर में उसको दिखा भी चुका हूँ इकोनॉमिक्स या किसी एक चीज़ में। अभी नहीं मिल रहा वो मेरे को। कुछ सेंटर स्टेट टैक्स करके उसने पूछा तो फाइनेंस कमीशन के बारे में था। नहीं, मैं आपको देखकर बताऊंगा, अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, गूगल पे तो नहीं है, लेकिन 2018 का क्वेश्चन था डैम श्योर। तो ये क्वेश्चन मतलब आते हैं और आपको लेटेस्ट जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर फाइनेंस कमीशन जस्ट जो थी वो उसका गठन ही हुआ था कुछ टाइम पहले 2017 के आसपास, और इसलिए यूपीएससी ने वो 2018 के प्रिलिम्स में मतलब वो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको जो लेटेस्ट जैसे 10th दे रखा है, 10th की कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। अगर जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, जब तक जो फाइनेंस कमीशन करेंटली चल रही है, ये वाली बात मैं आपको काफ़ी बार इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल लेक्चर में बता चुका हूँ, आपको उसकी रिकमेंडेशंस वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए। अगर कोई लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन बन जाती है तब तक, और जब तक आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आपको फिर वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी 29% 10th फाइनेंस कमीशन की कोई रेलिवेंस नहीं है आपके लिए। तो हाँ, आप एक ट्रेंड ज़रूर देख सकते हो कि लास्ट 5 जो फाइनेंस कमीशन हैं उन्होंने जो स्टेट को जो रिकमेंड करा है कि उनके पास टैक्स जाना चाहिए, तो क्या वो उसका ग्राफ ये, जैसे मैं मान लो 2011 कह रहा हूँ, सॉरी, 10th फाइनेंस कमीशन, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, तो ये स्टेट के लिए उसने जो रिकमेंडेशन दी है तो लगातार क्या 29% से बढ़ता हुआ ग्राफ है या फिर गिरता हुआ ग्राफ है, वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कंसोलिडेशन मोड के फेस पर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आप ऐसे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, पर आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपको लगातार मतलब ये पता होना चाहिए, फिर आपको सारे आंकड़े याद हैं, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th। ये है वो क्वेश्चन 2018 का, इसलिए मैंने बोला था मुझे कुछ याद है। और अभी आपने नंबर लिया ना उसका कि 15 फाइनेंस कमीशन वो 42 वाला, तो इससे मुझे याद आ गया। गूगल तभी ये पता नहीं क्यों करेक्टली बता नहीं रहा था, जब प्रॉपर लिखा मैंने 14th वाला तभी आ गया। ये देखो, with reference to 14th finance commission, which of the following is or are correct? It has increased the share of states in the central
डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। अब आप कहो इतने सारे आंकड़े होते हैं तो ये तो हमें पढ़ने ही नहीं चाहिए। अरे भाई कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हर जगह पर उस टाइम पर था, बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, और फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आप ये कहोगे मुझे वो पता ही नहीं था, ये परसेंटेज नहीं पता, तो जिन चीज़ों का आंकड़े पता होना चाहिए फिर आप वो पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो फिर आप सही ट्रैक पे नहीं हो। क्या हो रहा है ये बार बार। दूसरा, इट हैज़ मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, और उसने करेक्ट पूछा है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ। वन ओनली। ठीक है, अब ये 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, वो अगर रिकमेंडेशन आपको पता होगी तभी आप वो कर सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हवा में ऐसी चीज़ें सॉल्व नहीं करी जा सकती हैं। एक तो ये परसेंटेज, दूसरा ये पता होना चाहिए कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स क्या उसने रिकमेंड करे थे कि नहीं करे थे। बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन का टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर रखा था, उन्होंने तुक्का यह मारा था कि ये यूपीएससी तो कभी आंकड़े पूछता ही नहीं है, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो नीदर 1 नॉट 2 करके आ गए, या फिर वो 2 ओनली कर आ गए कि आंकड़े तो पक्का ही गलत होंगे कि आंकड़े दे रहा है यहाँ पर, और जबकि आंकड़ा ही ठीक था। आंसर इज वन ओनली। यूपीएससी को जब भी कोई चीज़ चेंज करनी होती है ना पैटर्न, तो वो कुछ टाइम पहले हिंट देने लग जाता है आंसर कीज से। यहाँ पर आंसर कीज 2018 की क्या बोल रही थी कि जहाँ पर आंकड़े थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसको लगा बच्चों को कि वो एलिमिनेट कर देने चाहिए, वही सही थे। 2023 में उसने इस चीज़ को एपेक्स लेवल पर कर दिया कि भाई साहब मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब पहचानो कितनी सही है। लेकर आओ अपना मेडिटेटिव दिमाग, कितने रिकॉल कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन एंड इट केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? फ्रॉम फ्यूचर डेट या बैक डेट? फ्रॉम बैक डेट। फ्रॉम 1st April 1996। हाँ, उसमें सिविल लॉस पे अप्लाई होता है ये। तो दिस अमेंडमेंट हैज ब्रॉट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन देखो पता है आर्यन, जो आप कह रहे हो ना क्रिमिनल केसेस वगैरह पे नहीं होता, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब ऐसा देखो, सेंटर अगर करने पे फिर वो कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं है। मतलब ये जनरली कन्वेंशन मानी जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। And it came into effect retrospectively from 1st April 1996. This amendment has brought several central taxes and duties like corporation tax, custom duties at par with income tax, यानी कि taxes on income other than agriculture income. अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है ना, बिल्कुल नहीं लगता। और मंदिरों के पास इतने बड़े बड़े जो कमरों में जो कमाइयां जो पड़ी होती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है क्या? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह, इनके इनके रेवेन्यू के ऊपर लगता है क्या टैक्स? बिल्कुल नहीं। एज फार एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड शेयरिंग विद द स्टेट इज कंसर्न, कि जब तक मतलब वो पैसा जो शेयर कर रहे हैं स्टेट्स के साथ। तो 17 क्या है? हाँ, ये जो अमेंडमेंट है, इट डिलीटेड आर्टिकल 272। क्या था आर्टिकल 272? टैक्सेस विच आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। प्रॉपर डिवोल्यूशन जब होने लग गया तो फिर मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड का कोई मतलब ही नहीं है। 101st अमेंडमेंट एक्ट जो था जीएसटी, इसने एक रास्ता बनाया था ताकि हमारे देश में एक नया टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस हो सके जीएसटी के नाम से। अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट कन्फर्ड कंकरेंट टैक्सिंग पावर्स अपॉन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो लॉज बना सकते हैं फॉर लिवाइंग जीएसटी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर दोनों। जीएसटी इसने बड़े सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था जो कि लिवाई करे जाते थे अभी तक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका इंटेंशन ये था टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड टू प्रोवाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज,
कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता था, इसको हटाकर इसको कैसा बना दिया गया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये जो पूरा पैराग्राफ है जीएसटी का, ज्यादा बेटर ये होगा कि आप टैक्स वाला चैप्टर जो है वो नितिन सिंघानिया वगैरह से पढ़ो, ठीक है? तो उसमें आपको ये कैस्केडिंग इफेक्ट और वगैरह ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सबस्यूमिंग, मतलब बहुत सारे टैक्सेस जो अभी तक चलते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो समा गए थे जीएसटी की हेडिंग के अंदर। बड़े सारे सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस और लिवाइस, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज लिवाइड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, सर्विसेज टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज कॉमनली नोन एज काउंटरवेयरिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस so far as they related to the supply of goods and services. Similarly, amendment provided for subsuming of स्टेट की जो स्टेट का जो वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन द टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडीज, सेंट्रल सेल्स टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय को हिंदी में बोलते थे पहले चुंगी टैक्स, ठीक है? परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि स्टेट का यहाँ पर बात हो रही थी, देखो कंफ्यूज मत होना, ये बात हो रही थी सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस और ये बात हो रही स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस। अच्छा, ये जो टैक्स होता है ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये क्या होता है? ये कौन सी गैम्बलिंग की बात हो रही है? लॉटरी सिस्टम समझते हो ना? उस पर कमाई हो जाती है किसी की भी करोड़ों रुपए की। फुकरे मूवी देख रखी है आप लोगों ने? चूचे के सपने से एक लॉटरी का नंबर बनाया जाता है। लॉटरी अगर किसी की भी लगती है तो वो चीज क्या टैक्सेबल होती है? हमारे देश में बेटिंग और गैम्बलिंग, जब लॉटरी चलती थी तो इन तीनों में से लीगल क्या था? लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग? बताओ। लॉटरी। अभी बेटिंग और गैम्बलिंग भी लीगल है क्या? है, बिल्कुल बिल्कुल है। बैटिंग और गैम्बलिंग दोनों लीगल है। गैम्बलिंग वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं शायद क्योंकि वो थोड़ा सा एनोइंग लगता है, लेकिन बैटिंग और गैम्बलिंग अगर मतलब साथ में ही अगर हम लोग बोले तो बात तो देखो गैम्बलिंग की है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब तो इसको प्रमोट ओपनली कर जाता है, ड्रीम 11 की ऐप। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ड्रीम 11 पे क्या करते हैं लोग? अभी तक जो बहुत बड़े बड़े जुए में एक दूसरे से हार जाते थे, अब वो क्या करते हैं? ऑनलाइन जाकर अपनी क्रिकेट टीम बनाकर क्रिकेटर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं ना। इसके बाद एक वो आता है, ये कौन सा होता है वो, लूडो के ऊपर भी होता है ना? इसके ऊपर भी पैसा लगाया जाता है, इसकी भी ऐप होती है। एक ऐसी वो होता है रमी, है ना? कसिनो ऐप्स होती हैं, ये सब चीजें। तो अब ये बैटिंग और गैम्बलिंग लीगल हो गई थी। कब से हुई है आप ये चीज जानते हो क्या? कब से सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देती थी कि ये सब चीजें अगर इंसान करना चाहे रिस्क को ध्यान में रखते हुए तो ये कर सकता है? क्योंकि ऑफलाइन लोग मानते नहीं थे और लोगों का बहुत शोषण होता था। आपको पता है ना, ये ताश के पत्ते, क्रिकेट टीम जब होती थी, आईपीएल जब शुरू हुआ था, लोगों के घर मकान तक बिक जाते थे और मर्डर भी हो जाता था लोगों का। जानते हो वाली बात, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के आसपास अनुमति दी थी इस चीज के लिए। मुझे अच्छे से याद है, मैं कॉलेज के उस टाइम पर थर्ड ईयर में था। 2017, 16 के एंड या 17 के आसपास जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी कि अगर ये चीज़ है कि लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्यों ना इसको लीगल वगैरह बनवाकर, लीगल सिस्टम वगैरह बनवाकर करा जाए, तब जाकर ये जो चीज़ है ये स्टार्ट। क्या होता है? हर एक, हाँ 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 हाँ, मतलब वही लाखों लाखों का कह रहे हो, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं, अभी अभी ऑनलाइन सब कुछ लीगल है। हाँ, अभी ऑनलाइन सब कुछ लीगल है। ऐसे ही देखो, मैं लीगल इलीगल की बात नहीं करता, लेकिन आरबीआई ने जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, कॉमनली नोन एज क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर बैन लगाया,
2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया था, ये कहकर कि लोग अगर P2P, मैंने आपको रियल में करके भी दिखाई थी, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, यही अगर मैं लेक्चर जब आरबीआई ने इसको बैन करा होता और अगर तब मैं P2P ट्रांजैक्शन अगर आपको करके दिखा देता, पहली बात तो ये कि वो मेरे बैंक में पैसा नहीं आता और मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते थे। मैं सोच समझ के एक लेक्चर में इसलिए बहुत लाइव काम करता हूँ, सरकारी नौकरी मेरी ना चली जाए तुम लोग के चक्कर में। तो पॉइंट ये है कि ये जो P2P ट्रांजैक्शन मैंने आपको एक बारी क्रिप्टो की जो करके दिखाई थी पीयर टू पीयर, ये हट गया था इसके ऊपर बैन, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर, बिटकॉइन वगैरह के अंदर ट्रेडिंग करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद हटा दिया था 2016 में आई थिंक, या 18 में ऐसे कुछ हटाया था। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि लोग अगर इस तरीके से ट्रेडिंग करके अगर पैसा कमाना चाहते हैं, किसी एसेट में लगाना चाहते हैं और बैंक को एज अ माध्यम यूज कर रहे हैं अपना मनी विड्रॉ करने के लिए, बैंक को इससे फायदा ही मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसको कैसे भी करके आरबीआई से रिपोर्ट मांगी थी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने, और सबको पता है क्या लगा था, आरबीआई ने भाई बैन कर रखा है, आरबीआई और सेबी जब कुछ काम करने में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। और उस टाइम पर लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा जब लोग अपने 1000 रुपए से कम 10 करोड़ रुपए कमा सकते थे क्रिप्टो करेंसी से। बस वो 2 साल के लिए अगर बैन नहीं हुआ होता लोगों का बैंक विड्रॉल और वो सब पैसा जिसने लगा कर रखा होता, तो गिने चुने इंडिया के अंदर भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा कर रखा कि कोई बात नहीं, जब विड्रॉ करने दिया जाएगा कभी तो करने दिया जाएगा, कभी तो लीगल होगा, मैं अपना ट्रेडिंग क्यों रोकूं, मैं अपना मतलब पैसा क्यों निकालूं, मैं पड़ा रहने देता हूं। लोगों ने 1000 रुपए से 10 करोड़ 80 करोड़ रुपए कमाया उस टाइम पर। तो स्टेट surcharges and cesses in so far as they relate to the supply of goods and services. Further, the amendment deleted Article 268A as well as entry 92C in the union list, both for dealing with service tax. They were added earlier by 88th Amendment Act of 2003, and service tax was levied by the center but collected and appropriated by both the center and the states. तो आफ्टर द above two amendments, 80th Amendment Act और 101st Amendment Act, प्रेजेंट पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज सेंटर और स्टेट के बीच में वो कैसी है। अब इससे ना कंफ्यूज मत होना कि मैं यहां पर आपको क्या बोल गया, ये देखो ये तो है टैक्सेस की लिस्ट। श्रेया आपको याद होगा अगर आपने रिवीजन कर रखी है अच्छे से टैक्स वाले चैप्टर की, वहां पर इसको करने से ज्यादा बेटर है कि हम नितिन सिंघानिया का वो वाला चैप्टर देख लें। सेंटर और स्टेट में, स्टेट के जो भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको सबस्यूम कर दिया गया था जीएसटी के अंदर, उसकी प्रॉपर लिस्टिंग गिवन है ऐसे करके टेबल बनाकर, है ना, ये वहां से कवर हो जाएगा। पॉलिटी से सिर्फ आपको यहां पर ये जो इस लेक्चर से या इस टॉपिक से सिर्फ आपको ये अमेंडमेंट एक्ट के नंबर निकालने हैं बस आपको। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 80th और 101st ही है, ठीक है। तो ये जो दो अमेंडमेंट्स हुई 80th और 101st, इसने किस तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में उसको किस प्रकार से प्रभावित करा और प्रेजेंट पोजीशन क्या है संविधान में संशोधन करने के बाद, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग हेडिंग्स को पढ़ते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।